आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा कि यह जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है और कॉन्सेप्ट को अगर अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे तो आपको किसी भी सवाल को हल करने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए उससे स्टार्ट करते हैं, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थे कि किस प्रकार अमेरिका में एक महान मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में। 1929 में किस प्रकार से एक ग्रेट डिप्रेशन आया था और क्लासिकल इकोनॉमी जो थी वो फेल्ड हो गई थी। और क्यों फेल्ड हुई थी वो मैंने सारा वीडियो में बता दिया है, तो आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको एक इंटरकनेक्टिविटी मिलेगी। तो उसी समय 1934 के आसपास किसका उदय होता है? कीन्स का। कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, कीन्स का उदय होता है। कीन्स दोनों तरीके से लिखा जाता है, इससे कोई समस्या नहीं है। तो किसका उदय होता है? जॉन मेनार्ड कीन्स का। कीन्स को क्या बोला जाता है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी किसे बोला जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। कीन्स ने क्या थियरी दी थी? कीन्स ने थियरी दिया था कि सिर्फ अगर हम बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेंगे तो जब इस तरीके की समस्या उत्पन्न होगी वैश्विक लेवल पे तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब ये था कि अगर मंदी आती है तो बाजार की शक्तियों पे निर्भर रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे कि सबसे पहले प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, दैट मीन्स कि बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। रोजगार सृजन नहीं होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो धीरे धीरे और डिमांड रिड्यूस होगा, सप्लाई साइड को इम्पैक्ट करेगा वो, क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी तो सप्लाई नहीं होगा, उद्योग धंधे बंद होने लगेंगे और डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। डिफ्लेशन क्या होता है वो हम लोग इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में अच्छे डिटेल से देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो मंदी की स्थिति में हमें पता है कि क्या होता है, उसे मैंने एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ इंटरलिंक किया था। कोविड टाइम का एग्जाम्पल जो था उसके साथ मैंने लिंक किया था। अब मैं आ जाता हूँ उससे आगे। तो इस समय उसके जस्ट पहले मैंने बताया था कि एक और नई अर्थव्यवस्था आती है जिसे समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद अर्थव्यवस्था में जो बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, संसाधनों पे सभी का हक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक मार्केट इकोनॉमी से हट करके बोला कि जो मार्केट इकोनॉमी जो इंडस्ट्री पे बेस्ड थी उससे हट करके उन्होंने बोला कि नहीं, एक सोशलिस्ट मॉडल होना चाहिए। तो जो सोशलिस्ट मॉडल जो है उसके बाद उससे आगे एक स्टेज बढ़ता है तो साम्यवाद हो जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं कीन्स पे। कीन्स ने माइक्रो इकोनॉमी दिया। माइक्रो इकोनॉमी दैट मीन्स कि इसके पहले क्या चल रहा था? इसके पहले माइक्रो इकोनॉमी चल रहा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी चल रहा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रहा था। कहने का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या है? ये समष्टि है, समष्टि अर्थशास्त्र है ये। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग माइक्रो पे चल रहे थे। अब हम लोग जो लास्ट फर्स्ट वीडियो में मैं उसी समय पे रोक दिया था माइक्रो और माइक्रो के बीच में, कि जब तक उसके पीछे की उसके बैकग्राउंड की कहानी नहीं होगी आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे चीज़ों को कि किस तरीके से ये स्टोरी डेवलप होती है और आगे आने वाले चीज़ों को इंटरलिंक करती है। तो यहाँ पे अभी तक माइक्रो इकोनॉमी पे चल रहा था। दैट मीन्स कि एक तरीके से अगर कह ले साधारण शब्दों में तो पूरी इकोनॉमी किस पे चल रही थी? पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही थी। पूरी इकोनॉमी अभी तक किस पे बेस्ड थी?
बेसिक कहें तो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड थी। तो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होने की वजह से क्या हुआ कि कोई एक भी साइड अगर गड़बड़ाएगा, अगर किसी भी एक साइड में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो दूसरे साइड को भी इम्पैक्ट करेगा। तो साइड कौन सा साइड इम्पैक्ट हुआ? सबसे मेन सप्लाई साइड इम्पैक्ट हुआ। क्यों हुआ वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उसके बाद जॉन मेनार्ड कीन्स का उदय होता है और यहीं से कीनेसियन इकोनॉमी, कीनेसियन अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, वो उद्भव में आता है। कीनेसियन इकोनॉमी में कीन्स के द्वारा क्या बोला गया? इसमें कीन्स के द्वारा बोला गया कि सिर्फ बाजार की शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना है। अगर मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार के जितने मंत्रालय हैं, कहने का मतलब ये है कि सरकार की जितनी, एक तरीके से आप कह लो कि सरकार की जितनी भी मंत्रालय हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे? कहने का मतलब है सरकार के जितने भी अंग हैं, तो सरकार के अंग में आरबीआई भी आ जाता है। दैट मीन्स कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो आरबीआई आ जाता है, नहीं तो अगर वर्ल्ड लेवल पे कहेंगे तो सेंट्रल बैंक आ जाता है। तो वो भी क्या है? एक तरीके से गवर्नमेंट का पार्ट है। तो कीन्स ने बोला कि मंदी, तो कीन्स से पूछा गया कि मंदी से उबरने का क्या रास्ता हो सकता है, आप बताइए। तो कीन्स ने बोला कि अगर मंदी आई हुई है तो सरकार को अपने खर्च बढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। कॉन्सेप्ट वाली बात है, आप एक बार इंटरलिंक कर लोगे तो चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। तो कीन्स ने क्या बोला? कीन्स ने बोला कि सरकार को अपने खर्च बढ़ाने चाहिए। तो सरकार को अपने खर्च बढ़ाने चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना। तो बात ये निकल के आई कि खर्च बढ़ाने चाहिए, ठीक है मैं मान लेता हूँ, सब ने बोला कि ठीक है खर्च बढ़ाने चाहिए, मान लिया जाए। लेकिन सरकार के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है, टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, डिमांड साइड से चीज़ें कम डिमांड की जा रही है। दैट मीन्स कि डिमांड साइड इम्पैक्ट हो रहा है, डिमांड साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो टैक्स उधर से भी कम आ रहा है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे अभी हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के जीएसटी बना दिया गया। तो जीएसटी भी क्या है? एक टैक्स है। वो साइड भी, चूँकि अगर बेरोजगारी की स्थिति आएगी देश में, बेरोजगारी चरम लेवल पे पहुंच जाएगी, तो लोग वस्तुएं एवं सेवाओं की डिमांड कम कर देंगे, उतना ही डिमांड करेंगे जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो डिमांड साइड इम्पैक्ट होगा, तो टैक्स कलेक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो सरकार के द्वारा बोला गया कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम और एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से बढ़ाएं? तब उन्होंने बोला कि खर्च जो बढ़ाया जाएगा वो उधार लेके बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? उधार लेके। उधार के द्वारा खर्च को बढ़ाया जाए। खर्च को कैसे बढ़ाया जाए? उधार के द्वारा बढ़ाया जाए। तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर उधार लिया जाएगा तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? तो फिर कीन्स ने आगे क्या कहा, इस बात पे ध्यान देना। कीन्स के द्वारा कहा गया कि कोई समस्या नहीं है, उधार पहले आप लो और इसे मार्केट में पंप करो। दैट मीन्स कि मनी को मार्केट में पंप करो उधार लेकर के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सेंट्रल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से उधार ले लिया या किसी दूसरे देश से पैसे उधार ले लिए और उसे मार्केट में लोगों को बांट दिए। मार्केट में कहने का मतलब है कि अपने सिटीजन्स को हमने बांट दी, ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने उधार लिया तो किस पे खर्च करे? ये जो उधार के पैसे हैं, ये जो उधार की मनी है, वो किस पे खर्च करे? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे। किस पे खर्च करे?
इंफ्रा पे खर्च करें। इंफ्रा कहने का मतलब कैपेक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जाए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो कैपेक्स कहाँ जाएगा, पहला तो इंफ्रा पे खर्च होगा, उसके बाद क्या होगा, सोशल स्कीम पे खर्च होगी, सामाजिक सोशल स्कीम, सोशल स्कीम पे वो मनी खर्च होगी। सोशल स्कीम में क्या आ जाता है, सोशल स्कीम में ये आ जाएगा कि किस तरीके से लोगों को संसाधन मुहैया कराए जाए। अभी जैसे कि इंडिया में देखते हैं सोशल स्कीम क्या क्या आ जाता है, सोशल स्कीम में एक बड़ा स्कीम जो आता है वो मनरेगा का आ जाता है। सोशल स्कीम में क्या आता है कि महिलाओं को खासकर जैसे बोलते हैं उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना के तहत क्या होता है कि गैस दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से सोशल स्कीम का पार्ट है। तो इसमें तमाम तरह की स्कीम आ जाती है, एक तरीके से आप कह लो कि ये अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम आ जाती है। तो फिलहाल समझने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाए, सोशल स्कीम पे खर्च किया जाए, और क्या है, और लोगों को किस तरीके से रोजगार मुहैया कराया जाए। तो उसमें क्या है कि इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया जाए। तो अभी इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के लिए इंडिया में क्या किया जा रहा है, तो इंडिया में स्कीम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि टैक्स में छूट देंगे, ठीक है। और आप अगर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ही टैक्स में छूट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टैक्स में छूट दिया जाएगा। तो टैक्स में छूट दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री का मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, और इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो फिर वहाँ से डिमांड क्रिएट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा तो क्या होगा, अब जैसे इंफ्रा पे खर्च होगा दैट मीन्स कि रोडवेज बनेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि सड़कों का निर्माण होगा, पुल का निर्माण होगा, और विभिन्न प्रकार के एक तरीके से कह लें कि इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होगा। ये भी एक इंफ्रा का पार्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें काम करने के लिए कौन आएगा, इंजीनियर्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे, लेबर आएंगे। तो एक रोजगार सृजन की एक श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने से। तो वहाँ से क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर वहाँ से इनकम जनरेट होगा। तो यहाँ पे बेसिक कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कीमें चलाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, इससे क्या होगा, इससे रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा। और अगर रोजगार सृजन होगा तो लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे और वो पैसे डिमांड के रूप में फिर से मार्केट में एक तरीके से वो साइकिल को स्टार्ट कर देगा। तो रोजगार सृजन हो गया इस स्कीम से। अब जब लोगों को रोजगार मिलने लगा तो लोग खर्च करने लगे, तो खर्च करने लगे तो फिर टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जीएसटी मिलेगा। कुछ इंजीनियर्स जैसे पोस्ट हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट के पास धीरे धीरे मनी फिर से वापस आने लगेगी। तो गवर्नमेंट ने जो उधार लेके प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कहने का मतलब है जो उधार लेके इकोनॉमी को बूस्ट दिया था गवर्नमेंट ने, वो फिर से मनी समहाउ टैक्स कलेक्शन के द्वारा सरकार के पास पहुंचने लगेगा। तो यहीं पे कीन्स बोलते हैं कि जब धीरे धीरे देखा जाएगा कि हाँ अब इकोनॉमी फिर से रनिंग मोड में आ गई है, तो क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। यह जो सरकार पैसे खर्च कर रही है उसे धीरे धीरे कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम किया जाएगा, सोशल स्कीम से कम किया जाएगा, और टैक्स कलेक्शन को अब देखा जाएगा कि अगर मार्केट में क्या हो गया कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है तो टैक्स कलेक्शन को बढ़ा दो। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ने से क्या होगा कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उससे धीरे धीरे डिमांड रिड्यूस होगा, तो एक बैलेंस्ड वे में रहेगा, तो सरकार के पास पैसे भी आ जाएंगे। तो कीन्स के द्वारा यही बोला गया, यहाँ पे हम लोग थे कि कीन्स के द्वारा बोला गया कि माइक्रो इकोनॉमी में लोग बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमी में सरकार किस चीज़ की बात कर रही है, तो सरकार बात कर रही है बड़े चीज़ों की, बड़े स्तर की चीज़ों की। दैट मीन्स कि सरकार यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही है, सरकार यहाँ पे
टैक्स की बात कर रही है। सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, कैपेक्स की बात कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रही है। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, जीबीए की बात हो रही है कि अल्टीमेटली किस टारगेट जीडीपी की क्या रखनी है। यहाँ पे क्या हो रही है बात, तो यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया। कीन्स के द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई। इसके पहले जीडीए जीबीए पे उतनी चर्चा नहीं होती थी, इनफैक्ट होती ही नहीं थी, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पे। यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया कि किस तरीके से चीज़ें उदय में इकॉनमी में सामने आती है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स पे ही हैं, अर्थशास्त्र पे ही हैं, इकोनॉमी पे अभी तक हम लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से इकोनॉमी पे शिफ्ट हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आए। पहले सिर्फ क्या था, पहले सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ था और वो था माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया, एक नया आ गया माइक्रो इकोनॉमी। ये कब आया, 1934 के आसपास, जब कीन्स ने ये थियरी दी। तो माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी हमारे पास दो चीज़ें हो गई। तो अब जब दो वर्ड अलग अलग हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं कि वो चीज़ें हैं क्या। तो उससे पहले एक चीज़ ये जान लेना कि ये दोनों वर्ड को दिया क्या किसने। पहले तो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ माइक्रो इकोनॉमी को पढ़ते थे, तो वो वर्ड था ही नहीं माइक्रो और माइक्रो के बीच, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स था। लेकिन ये दोनों वर्ड निकल के आए, तो इस वर्ड को दिया था, जान लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बेहतर है, ऐसे वनडे एग्जाम में, एसएससी टाइप के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो इसे दिया था रेगनार फ्रिक्स ने। इस वर्ड को किसने दिया, रेगनार फ्रिक्स ने दिया। तो अब यहाँ से हमारे पास दो वर्ड आ गया, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब इस दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें बात क्या नहीं होती है कि डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी में बॉटम्स अप अप्रोच चल रहा है। बॉटम्स अप अप्रोच कहने का मतलब है कि चीज़ों को हम नीचे से अध्ययन करते हुए ऊपर आते हैं। तो जब नीचे से ऊपर आते हैं, कहने का मतलब है ये जो थियरी है वो बॉटम्स अप थियरी है। बॉटम्स अप थियरी है, तो नीचे क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को अध्ययन करते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का अध्ययन कर लिए, कंज्यूमर की बिहेवियर का अध्ययन कर लिए। आज भी जो माइक्रो इकोनॉमी चलती है वो बाजार इकोनॉमी के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर, अब सपोज दैट अभी से आप 5 साल पहले का देखोगे तो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं था। इनफैक्ट ये कह लें कि एप्पल की इतनी ज़्यादा डिमांड ही नहीं थी इंडिया में कि एप्पल ये सोच पाए कि हाँ हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगानी है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, आय का स्तर क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो उसके बाद देखा गया कि हाँ एप्पल का फ़ोन का डिमांड और इनफैक्ट हाई रेंज वाले फ़ोन का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा। तो ये एप्पल को कैसे पता चला, बिहेवियर से पता चला। इस बिहेवियर में क्या देखा गया कि कंजम्पशन कैपेसिटी इंडियंस की बढ़ रही है, कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ रही है। तो फिर देखा गया कि हाँ किस टाइप की कंजम्पशन बढ़ रही है। तो देखा गया कि नहीं, पहले एक था कि हाँ लो लेवल कंजम्पशन था कि 8-10 हज़ार के फ़ोन लोग चलाते थे, आज भी चलाते हैं। लेकिन देखा गया कि हाँ अब डिफरेंस आ गया कि टॉप 5% इंडियंस जो है, या जो टॉप 5% जो मोबाइल फ़ोन का कंज्यूमर है, वो अब हाई एंड फ़ोन पे शिफ्ट हो रहा है। तब देखा गया एप्पल के द्वारा कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा मार्केट बन रहा है, तो हम ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे पता चला, ये कंज्यूमर के बिहेवियर से पता चला।
उसके बाद और क्या देखते हैं इसमें, इसमें देखा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। छोटी छोटी चीज़ों जैसे बारीकियों को देखा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, रोजगार सृजन किस प्रकार से हो रहा है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हैं कि इसमें कहने का मतलब इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उत्पाद उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मैंने डिमांड सप्लाई बता दिया। इसमें उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार का विकास पे डिपेंड होता है। कहने का मतलब है कि बेसिक क्या है, ये इकोनॉमिक्स ही है एक तरीके से, माइक्रो इकोनॉमी को हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स में ये बोला जाता है कि संसाधन लिमिटेड है। तो संसाधन अगर लिमिटेड है और आकांक्षाएं अनलिमिटेड है, तो उस लिमिटेड संसाधन के साथ अनलिमिटेड डिजायर को कैसे फुलफिल किया जाए, ये इकोनॉमिक्स से निकल के आता है। कि एक तरीके से कह लें कि ये प्रबंधन करना होता है। तो ये प्रबंधन हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स, ये हमें सिखाता है माइक्रो इकोनॉमी, तो उसमें बात की जाती है। उसके बाद यह जो होता है वो प्राइस के बिहेवियर पे होता है समहाउ, कि हाँ जैसा कि अभी एप्पल के केस में हमने बताया कि कोई भी इंडस्ट्री उस मतलब कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में तब तक इंडस्ट्री नहीं लगाएगी जब तक उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब जैसे एक एग्जांपल हाई एंड में देखेंगे तो शायद ही इंडिया में अगर होगा तो होगा मुंबई या एक दो सिटीज़ में होगा। लुई विटॉन का अगर हम देखें तो कहीं भी आपको शोरूम नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंडिया के 4 मेट्रो सिटी हैं तो एक दो मेट्रो सिटी में शायद है, मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ अभी, लेकिन लुई विटॉन जो है वो एक हाई एंड प्रोडक्ट बनाता है। मतलब कि हाई एंड करने का मतलब है कि बहुत उसके प्रोडक्ट करोड़्स में होते हैं। तो ये जो सेक्टर, ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में तभी आएगी जब देखेगी कि हाँ वो पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे। तो ये कैसे पता चलता है, ये हमें माइक्रो लेवल पे चीज़ों का हम जब अध्ययन करते हैं, व्यष्टि लेवल पे जब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ अब यहाँ पे चीज़ें इस्टेब्लिश करने लायक हो गई। बहरहाल अब आते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमी पे। तो अब क्या है कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के समग्र अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये बॉटम्स अप अप्रोच की बात करता है और ये टॉप डाउन अप्रोच की बात करता है। टॉप डाउन अप्रोच कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर मैं समझाऊं तो हमारे देश में अगर कोई भी समस्या होती है, सपोज करें कि लास्ट क्वार्टर में जब जीडीपी का डेटा आया था तो पता चला कि हाँ जीडीपी डिक्रीज हो रही है, टारगेट 7% के आसपास अराउंड रखा गया था, अब वो 5.8 के आसपास आ गया। तो इससे क्या हुआ कि जीडीपी के डेटा को हमने देखा, जीडीपी के डेटा को गवर्नमेंट ने देखा, उसके बाद सरकार नेक्स्ट स्टेप लेती है कि नहीं अब क्या है कि एक्सपेंडिचर बढ़ानी चाहिए या फिर टैक्सेस कम करनी चाहिए। क्यों, जीडीपी क्यों घट रहा, जीडीपी का घटना अपने आप में क्या डिनोट कर रहा है, इसमें हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें फिर इंटरलिंक नहीं हो पाएगी। तो जीडीपी का घटना, जीडीपी का डाउन होना अपने आप में क्या डिनोट कर रहा है कि देश में डिमांड कम हो रही है, चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो रही है, इसलिए प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि जीडीपी घटे। जीडीपी क्या है बेसिक, वो हम लोग उस चैप्टर में जब राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जीडीपी घट रहा है तो सरकार देखती है घट रही है तो इसे अपने टारगेट लेवल पे लेके आना है और उसके लिए क्या करना है, हमें डिमांड क्रिएट करनी है मार्केट में। तो ये कैसे पता चला, जब हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं कि बात की है जीडीपी की, फिर उससे एक स्टेप जाएंगे कि हाँ क्यों घट रहा है, फिर एक स्टेप आगे जाएंगे कि बढ़ाना कैसे है, तो उस पर फिर एक स्टेप आगे नीचे जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं रोजगार सृजन कम हो रहा है, फिर एक स्टेप आगे नीचे जाएंगे देखेंगे कि गरीबी की क्या दशा है, फिर एक स्टेप नीचे जाएंगे इन्फ्लेशन की क्या दशा है। तो ऊपर से नीचे आते जाते हैं किस में, समष्टि अर्थशास्त्र में। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास पे होता है कि संसाधनों का कैसे यूटिलाइजेशन करें। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि हर साल हर देश में एक बजट पेश होता है। वो बजट क्या होता है कि आने वाले वर्ष का क्या होता है, एक तरीके से वो एक अप्रोच होता है
कि किस तरीके से हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, किस तरीके से इस टारगेट को अचीव करेंगे, कहाँ कितने पैसे खर्च करेंगे, किस सेक्टर को कैसे बूस्ट करना है। वो पूरे 1 साल का एक तरीके से खाका तैयार हो जाता है और उसी पे गवर्नमेंट काम करती है। तो ये किस में होता है, समझ माइक्रो इकोनॉमी में होता है, ये माइक्रो इकोनॉमी की चीज़ें। तो इसमें क्या होता है मुख्य समस्या, जैसा कि अभी मैं बताया था कि किस तरीके से आय व रोजगार, यहाँ पे आय गलत लिखा हुआ है, तो आय व रोजगार का निर्धारण किया जाए। तो अभी जैसा कि सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी को देख लिया। अब क्या है कि कुछ 2-4 की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के। दैट मीन्स इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कुछ कीवर्ड्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कुछ कीवर्ड हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफरेंट एग्जाम्स में, खासकर यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्जाम में वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और उसी के साथ हम लोग आगे आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को अच्छी तरीके से समझेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे राष्ट्रीय आय को। तो राष्ट्रीय आय को स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग एक पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर चुके होंगे, तब हम राष्ट्रीय आय पे मूव करेंगे कि राष्ट्रीय आय पे चीज़ों को कैसे देखा जाता है। उसमें तमाम तरह की अवधारणाओं का हम लोग अच्छी तरीके से बारीकियों के साथ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए बट चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो कैसा है, और अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।